8 मार्च 2014 रात के 12:41। Delivery Malaysia 370, good morning. मलेशियन एयरलाइंस फ्लाइट 370 कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बीजिंग के लिए उड़ान भरती है। यूं तो ये एक डेली फ्लाइट है जो हर दिन मलेशिया के कुआलालंपुर शहर से बीजिंग के लिए उड़ती है। फ्लाइट के अंदर 227 पैसेंजर्स बैठे हैं, साथ ही है 10 क्रू मेंबर्स और इस फ्लाइट को उड़ाने वाले 2 पायलट्स। एक तरफ है मलेशियन एयरलाइंस के सबसे सीनियर एंड वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड 53 साल के कैप्टन जहरी अहमद शाह, तो वहीं दूसरी तरफ है फर्स्ट ऑफिसर फारिक अब्दुल हामिद जो सिर्फ 27 साल के हैं, जिनके लिए ये एक ट्रेनिंग फ्लाइट है, जिसके बाद ये एक फुल्ली सर्टिफाइड पायलट बन जाएंगे। टेक ऑफ करने के 26 मिनट बाद रात के 1:07 में ये फ्लाइट मलेशियन कोस्ट को पार करती है। साफ आसमान और काम वेदर के बीच 35,000 फीट की ऊंचाइयों में ये फ्लाइट वियतनाम की तरफ बढ़ते हुए साउथ चाइना सी के ऊपर पहुंचती है। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल सा रहता है। प्लेन का कम्युनिकेशन सिस्टम और बाकी सब कुछ बिल्कुल सही काम कर रहे होते हैं और इसमें कहीं पे भी ऐसा कुछ भी अनयूजुअल डिटेक्ट नहीं हो पाता है। 12 मिनट बाद 1:17 पे फ्लाइट 370 को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि कांटेक्ट हो ची मिन, क्योंकि अब ये फ्लाइट वियतनामीज एयर स्पेस के अंदर पहुंचने वाली थी। इसके बाद जो फ्लाइट कंट्रोलर रहते हैं कुआलालंपुर में, वो कहते हैं गुड नाइट, जिसके रिस्पॉन्स में फर्स्ट ऑफिसर फारिक अब्दुल हामिद कहते हैं गुड नाइट मलेशिया 370। Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9, good night. Good night, Malaysian 370. यूं तो ये बिल्कुल नॉर्मल कम्युनिकेशन था, लेकिन ये जो शब्द थे फर्स्ट ऑफिसर फारिक अब्दुल हामिद के, वो लास्ट शब्द थे जो इस फ्लाइट से सुनने को मिलते हैं। इसके 1 मिनट और 43 सेकंड के बाद अचानक एयरक्राफ्ट रडार स्क्रीन से गायब हो जाती है। 21st सेंचुरी की एक मॉडर्न कमर्शियल एयरलाइनर 239 पैसेंजर्स के साथ बिना किसी नामो निशान अचानक गायब हो जाती है और ये पूरी घटना बन जाती है दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन मिस्ट्री। Breaking news tonight, a Malaysia Airlines flight Flight 370 disappeared en route to Beijing. 370, we are ready, requesting flight number 310 to Beijing. It is therefore with deep sadness and regret that I must inform you, flight MH370 ended in the southern Indian Ocean. रात के 1:21 मलेशियन एयरलाइंस MH370 वियतनामीज एयर स्पेस के रडार पर कुछ टाइम तक दिखने के बाद अचानक गायब हो जाती है। इसके बाद वियतनामीज एयर ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा कई बार फ्लाइट के साथ संपर्क करने की कोशिश की जाती है, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी जब फ्लाइट के साथ कम्युनिकेशन रीएस्टैब्लिश नहीं हो पाता है, तब वियतनाम में बैठे ऑफिशियल्स कुआलालंपुर को इन्फॉर्म करते हैं कि फ्लाइट MH370 उनके रडार से गायब हो चुकी है। कुछ 4 घंटे बीत जाने के बाद फ्लाइट अपने शेड्यूल टाइम यानी सुबह के 6:30 बजे जब बीजिंग पे लैंड नहीं करती है, तब इस फ्लाइट MH370 को ऑफिशियली मिसिंग डिक्लेयर कर दिया जाता है और इसी के साथ शुरुआत होती है एविएशन हिस्ट्री की सबसे एक्सपेंसिव और सबसे लंबे समय तक चलने वाली सर्च ऑपरेशन की। MH370 lost contact with Subang Air Traffic Control this morning. We believe family members should prepare themselves for the worst. नॉर्मली अगर आप फ्लाइट के रूट को और इस फ्लाइट के लास्ट लोकेशन को देखोगे तो यही पता लगता है फ्लाइट यहीं कहीं मलेशिया और वियतनाम के बीच मौजूद इस साउथ चाइना सी में होगी और इसीलिए इस रीजन में अगले सुबह एक रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। ये सर्च ऑपरेशन एक इंटरनेशनल एफर्ट था जिसमें 7 देशों के कुल 34 शिप्स और 28 एयरक्राफ्ट शामिल थे, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी यहाँ फ्लाइट 370 का नामो निशान नहीं मिलता है।
कुछ दिनों बाद मलेशियन मिलिट्री की तरफ से एक शॉकिंग इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की जाती है। इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक सिविलियन रडार से गायब हो जाने के बाद इस फ्लाइट को मलेशिया के मिलिट्री रडार ने स्पॉट किया था। अब यहाँ शॉकिंग वाली बात यह है कि सिविलियन रडार से गायब होने के बाद फ्लाइट क्रैश नहीं हुई थी, बल्कि एयरक्राफ्ट शेड्यूल्ड फ्लाइट पाथ से डेविएट हो चुकी थी और बीजिंग की तरफ ना जाते हुए एयरक्राफ्ट वापस मलेशियन पेनिनसुला की तरफ बढ़ने लगी थी। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ही ये फ्लाइट वापस से रडार कवरेज से गायब हो जाती है। इस फ्लाइट को ढूंढने के लिए एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से लेकर बे ऑफ बंगाल तक एक सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। अगले कुछ दिनों तक इस एरिया में एक मैसिव सरफेस सर्च ऑपरेशन चलता है, लेकिन ये कोशिश भी नाकामयाब निकलती। इसी दौरान कुछ एक्सपर्ट्स एयरक्राफ्ट के सैटेलाइट कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स को एनालाइज करते हैं। इस एनालिसिस से पता चलता है कि फ्लाइट ऑटोमेटिकली एक सैटेलाइट से कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहा था। अब ये बहुत कॉमन सी बात है, क्योंकि बाकी सारे मॉडर्न एयरलाइंस की तरह फ्लाइट 370 भी यहाँ पर सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा था। इस रिकॉर्ड से यह भी पता चला कि कुआलालंपुर से उड़ान भरने से पहले सैटकॉम टर्मिनल ने सैटेलाइट नेटवर्क में लॉगिन किया था और ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर के एक ग्राउंड स्टेशन के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश किया था। इस डिटेल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक फ्लाइट 370 के अंडमान सी के ऊपर से डिसअपियर होने के कुछ 3 मिनट बाद ही फ्लाइट ने एक बार फिर से नेटवर्क में लॉगिन किया था, जिसके बाद एक सक्सेसफुल सैटकॉम लिंक एस्टैब्लिश कर लिया गया था। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम की बात यह थी कि इवन दो प्लेन ने सैटेलाइट के साथ एक कनेक्शन एस्टैब्लिश तो किया था, पर इसने यहाँ पर अपनी लोकेशन को लेकर कोई भी डेटा ट्रांसमिट नहीं किया था, जिस वजह से आगे इन्वेस्टिगेटर्स ने प्लेन की लोकेशन का अंदाजा लगाने के लिए सोचा कि जब सैटेलाइट ने प्लेन के साथ कम्युनिकेशन को रिसीव किया तो सैटेलाइट ने अपना एंटीना प्लेन की डायरेक्शन में मोड़ा होगा। तो इन्होंने जो सैटेलाइट की एंटीना का एंगल था उससे मेजर करके कैलकुलेशन करके एक एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं बट एक अंदाजा लगाने की कोशिश की कि एक्चुअल में प्लेन कहां हो सकता है। क्योंकि प्लेन ने सैटेलाइट के साथ कुछ 7 बार कम्युनिकेशन करने की कोशिश की थी, इसलिए हर इन ट्रांसमिशंस के वक्त एक ट्रांसमिशन को भेजने और वापस रिसीव करने में कितना टाइम लगा, उससे कुछ 7 रिंग्स जनरेट हुए, जो आप यहाँ इस इमेज में देख सकते हो। ये रिंग्स शो करते हैं कि ये वो पॉसिबल लोकेशंस है जहां प्लेन हो सकता है, लेकिन ये सब एक एस्टिमेट था जो प्लेन द्वारा लास्ट कम्युनिकेशन के ऊपर बेस्ड था। इसके बाद फ्यूल कंजम्पशन, स्पीड और कुछ और फैक्टर्स को अकाउंट में लेने के बाद यह एस्टैब्लिश किया गया कि फ्लाइट इस आर्क के आसपास यानी सदर्न इंडियन ओशन के इस शेडेड पार्ट में हो सकता है। इस शेडेड रीजन को 7th आर्क भी कहा जाता है और क्योंकि ये रीजन ऑस्ट्रेलिया के ज्यूरिसडिक्शन में आता है, इसलिए इस सर्च ऑपरेशन का चार्ज ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने दिया। पर सदर्न इंडियन ओशन का ये हिस्सा इतना रिमोट है कि यहां पहुंचने में ही कुछ 6 दिन लग जाते हैं। अगले कई दिनों तक चलने वाले इस सर्च ऑपरेशन में ओशन का करीब 4.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हिस्सा छान मारा जाता है, पर इसके बाद भी फ्लाइट 370 का नामो निशान नहीं मिल पाता है। कुछ ना मिलने पर 28 अप्रैल को फाइनली सरफेस सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि अगर प्लेन क्रैश कर चुकी है तो उसके रिमेन्स अब सरफेस पे तो नहीं मिलेंगे और इसलिए एक अंडर वाटर सर्च ऑपरेशन करने की प्लानिंग शुरू की जाती है। क्योंकि फ्लाइट 370 के अंदर 2 अंडर वाटर लोकेटर बीकन्स मौजूद थे, जिस वजह से एक्सपर्ट्स ने इन बीकन से आ रहे सिग्नल्स को कैच करना शुरू किया। अब ये अंडर वाटर लोकेटर बीकन्स को आम भाषा में अंडर वाटर लोकेटर डिवाइस भी कहते हैं। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो प्लेन के कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के साथ फिट किया जाता है। इन डिवाइसेस का काम बेसिकली ये होता है कि अगर कभी भी समंदर में एक प्लेन क्रैश कर जाती है तो इन बीकन्स की मदद से प्लेन के मलबे को ढूंढने में मदद मिलती है। पानी में डूबते ही ये बीकन्स एक्टिवेट हो जाते हैं और अगले कुछ 30 से 40 दिनों तक हर सेकेंड एक अल्ट्रासोनिक पल्स भेजते हैं, जिन्हें कैच करके ये पता लगाया जा सकता है कि प्लेन एक्चुअली में कहाँ है।
इन सिग्नल्स को कैच करने के बाद ये पता चला कि ये सिग्नल्स पानी के नीचे कुछ 3000 मीटर की गहराइयों से आ रहे थे, जिसके बाद एक अंडर वाटर सर्च ऑपरेशन चलाया गया जिससे सी फ्लोर को स्कैन किया जा सके। लेकिन कई हफ्तों तक चलने वाले इस ऑपरेशन में भी ऐसा कुछ भी नहीं मिल सका जो ये बता सके कि इस प्लेन के साथ आखिर हुआ क्या। फिर भी आने वाले कई दिनों और कई महीनों तक ये सर्च ऑपरेशन ऐसे ही चलता है। तभी फ्लाइट 370 के गायब होने के कुछ 16 महीनों बाद इंडियन ओशन में एक छोटे से रियूनियन आइलैंड में ऐसा कुछ मिलता है जो पूरी दुनिया को चौंका देता है। एक 2 मीटर लंबा मेटालिक ऑब्जेक्ट जो तैरते हुए रियूनियन आइलैंड के बीच में सफाई करते हुए लोगों को मिला। ये ऑब्जेक्ट था प्लेन का एक टूटा हुआ फ्लैपरों। इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस टूटे हुए फ्लैपरों के अंदर पाए गए मार्किंग्स जैसे कि डेट्स और सीरियल नंबरों से पता चला कि ये टूटा हुआ हिस्सा एक्चुअली में फ्लाइट 370 का था। और इसी टूटे हुए फ्लैपरों के साथ ये कंफर्म हो गया कि फ्लाइट MH370 इंडियन ओशन के किसी हिस्से में क्रैश कर चुकी थी। इसके बाद ये अंडर वाटर सर्च ऐसे ही अगले कई महीनों और आने वाले कई सालों तक चलता है। कुछ ना मिलने पर कुछ 3 सालों बाद और करीब $160 मिलियन जैसी बड़ी रकम खर्च करने के बाद फाइनली इस सर्च ऑपरेशन को 2017 में सस्पेंड कर दिया जाता है। With some level of sadness, certainly with a great deal of frustration and disappointment that I stand here and acknowledge that the underwater search area effort has been suspended. लेकिन ये सर्च ऑपरेशन एक बार फिर से चालू होता है जब एक प्राइवेट अमेरिकन कंपनी मलेशियन गवर्नमेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है इन शर्तों पे कि अगर इन्हें फ्लाइट नहीं मिला तो ये कोई भी फीस चार्ज नहीं करेंगे, मीनिंग नो फाइन नो फी। ये कंपनी थी ओशन इन्फिनिटी, जिनके पास बहुत एडवांस्ड अंडर वाटर सीबेड मैपिंग टेक्नोलॉजी था। लेकिन 1 साल से भी ज्यादा तक चलने वाले इस अंडर वाटर सर्च ऑपरेशन में भी ऐसा कुछ नहीं मिल पाता है और फाइनली इस ऑपरेशन को भी बंद करना पड़ता है। We cannot keep on searching for this 370 for forever. एक्सपर्ट्स के मुताबिक जब तक फ्लाइट 370 का मलबा नहीं मिल जाता तब तक ये पता लगाना मुश्किल था कि एक्चुअल में इस प्लेन के साथ ऐसा क्या हुआ होगा कि ये अचानक गायब हो गई। क्या रीजन था कि ये फ्लाइट क्रैश कर गई? क्यों ये अपने पाथ से एक बार नहीं बल्कि 3 बार डिविएट हुई? क्या ये एक टेक्निकल मैलफंक्शन था या फिर एक सोची समझी प्लानिंग थी? यही पता करने की कोशिश में सामने आए कुछ थ्योरीज जो ये प्रेडिक्ट करते हैं कि एक्चुअल में इस प्लेन के साथ क्या हुआ होगा। यहाँ पर सबसे पहली थ्योरी जो सामने आई वो ये थी कि प्लेन में पहले से कुछ टेररिस्ट्स प्रेजेंट थे और ये पॉसिबल था कि उनके द्वारा इस प्लेन को हाईजैक कर लिया गया होगा और वो इस प्लेन को बीजिंग की जगह कहीं और ले जाना चाहते होंगे। इसके बाद इन्वेस्टिगेटर्स प्लेन में बैठे हर पैसेंजर्स का एक बैकग्राउंड चेक करते हैं और इस बैकग्राउंड चेक के बाद प्लेन के 2 पैसेंजर्स के ऊपर शक जाता है क्योंकि ये दोनों पैसेंजर्स फेक पासपोर्ट के साथ ट्रैवल कर रहे थे। ये दोनों पैसेंजर्स एक्चुअल में ईरानियन थे जो चुराए गए पासपोर्ट के साथ यूरोप जाना चाहते थे। लेकिन और तहकीकात करने के बाद इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि ये दोनों पैसेंजर्स का फेक आइडेंटिटीज के साथ ट्रैवल करने का रियल रीजन सिर्फ ये था कि इन्हें यूरोप में सेटल होना था, ना कि कुछ और। इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो ये कंफर्म कर सके कि ये दोनों पैसेंजर्स एक्चुअल में टेररिस्ट थे या फिर किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ ताल्लुक रखते थे। इसके बाद जो दूसरी थ्योरी सामने आई वो ये थी कि फ्लाइट 370 में 229 पैसेंजर्स के अलावा कुछ 11 मीट्रिक टन कार्गो भी प्रेजेंट था। इस कार्गो की डिटेल्स निकालने पे ये पता चला कि इसमें एक शिपमेंट लिथियम आयन बैटरीज का भी था, जिसके बाद ये शक हुआ कि शायद इन बैटरीज की वजह से उड़ान के बीच फ्लाइट में एक आग लग गई होगी, जिस वजह से प्लेन के सारे एवियोनिक सिस्टम्स खराब या फिर बंद पड़ गए होंगे और इसलिए प्लेन के ट्रांसपॉन्डर्स और सैटकॉम काम नहीं कर पाए। प्लेन में लगे इस आग के वजह से कैप्टन ने एक इमरजेंसी लैंडिंग करवाने के लिए प्लेन को वापस से मलेशिया की तरफ मोड़ा होगा, पर ऐसा हो नहीं पाया और प्लेन अगले 6 घंटों के लिए
ऑटो पायलट पे ही चलता रहा, जिसके बाद फ्यूल खत्म होने के कारण ये फ्लाइट सदर्न इंडियन ओशन में जाकर कहीं क्रैश कर गई। इसके बाद कुछ लोगों का यह भी मानना था कि फ्लाइट में लगे इस आग के कारण प्लेन में अचानक कैबिन प्रेशर कम होना स्टार्ट हो गया, जिससे ऑक्सीजन की कमी पैदा हो गई और इसी कारण प्लेन में बैठे सभी लोग बेहोश हो गए। इसका एक एग्जाम्पल हमें अगस्त 2005 में हुए एक प्लेन क्रैश इंसिडेंट में देखने मिलता है, जब हेलियोस एयरवेज फ्लाइट 522 जो लार्नाका से प्राग के लिए जा रही थी, अचानक कैबिन प्रेशर में कमी होने के कारण इसमें बैठे सारे लोग इंक्लूडिंग पायलट बेहोश हो जाते हैं और अगले 2 घंटे तक फ्लाइट ऐसे ही ऑटो पायलट पे चलता है, जब फाइनली फ्यूल खत्म होने के कारण प्लेन ग्रीस की पहाड़ियों में क्रैश कर जाती है और इसमें सवार सभी पैसेंजर्स मारे जाते हैं। तो ये अंदाजा लगाया जाने लगा कि शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा इस प्लेन के साथ भी, लेकिन इस थ्योरी को भी रिजेक्ट कर दिया गया, ये कहते हुए कि प्लेन भले ऑटो पायलट पे चल रहा था, पर ये जो टर्न्स लिए गए थे, ये इनिशियल टर्न इस एंगल पे ये ऑटो पायलट द्वारा करना इम्पॉसिबल था, बल्कि ये टर्न्स मैन्युअली ही पॉसिबल थे, यानी प्लेन जरूर किसी मैनुअल कंट्रोल में होगा। बस फिर क्या था, इसके बाद प्लेन के कैप्टन जहरी अहमद शाह के ऊपर उंगलियां उठनी शुरू हो गई। कुछ लोगों का ये मानना था कि प्लेन के कैप्टन ने ही सारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स को ऑफ कर दिया और ये प्लेन क्रैश एक्चुअली उनकी तरफ से एक प्री प्लान सुसाइड अटेम्प्ट था। इसी बीच 2014 के जून महीने में ऐसी खबरें सामने आनी शुरू हो गई कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के दौरान मलेशियन पुलिस ने फ्लाइट 370 के कैप्टन को प्राइम सस्पेक्ट माना है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को कैप्टन जहरी अहमद शाह के घर एक फ्लाइट सिम्युलेटर मिला था, जिसमें एक मैप पर एक सस्पिशियस पाथ ड्रॉन था और वो मैप कुछ ऐसा दिखता था। ये जो सिमिलैरिटीज थी इस सिम्युलेटेड रूट और फ्लाइट 370 के प्रिज्यूम्ड रूट के बीच एक तरह से एक बहुत ही पुख्ता सबूत थे जो कैप्टन के खिलाफ थे। लेकिन बहुत इन्वेस्टिगेशन करने पे भी इस मैप के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो ये कंफर्म कर सके कि ये इवेंट एक्चुअली प्री प्लान था। जिसके बाद में मलेशिया की रॉयल पुलिस ने एक फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन भी किया, जिसमें उन्होंने ये पाया कि कैप्टन की मेंटल हेल्थ बिल्कुल ठीक थी, उन्हें डिप्रेशन या अन्य कोई भी मानसिक बीमारी नहीं थी और ना ही उनके लाइफस्टाइल या बिहेवियर में कोई रीसेंट चेंजेस देखने को मिले थे। इसी इन्वेस्टिगेशन में यह भी सामने आया कि कैप्टन जहरी को किसी भी तरह की फाइनेंशियल इशू नहीं थी और ना ही उनके शादीशुदा जीवन में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उन्हें सुसाइड करना पड़े, बल्कि सबका यही कहना था कि कैप्टन जहरी एक बहुत ही ईमानदार और बहुत ही रिस्पेक्टेड सीनियर पायलट थे, जिनके पास 18,000 घंटे से भी ज्यादा का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। एक तरफ जहां कैप्टन जहरी के घर सिम्युलेटेड फ्लाइट पाथ संदेह पैदा करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में दोनों पायलट के कैरेक्टर में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो उन पे उंगलियां उठाने पे मजबूर करे। 2018 में पब्लिक में रिलीज की गई मलेशियन गवर्नमेंट की रिपोर्ट में ये सामने आया कि फ्लाइट 370 से कम्युनिकेशन लॉस या उसका अपने रूट से डिविएट होना कोई टेक्निकल मैलफंक्शन के कारण नहीं था, बल्कि ये फ्लाइट के सिस्टम के साथ मैन्युअली छेड़छाड़ के कारण था। लेकिन ज्यादा एविडेंसेस और प्लेन के मलबे का ना मिलने के कारण इन्वेस्टिगेटर्स कोई भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाए और इसी के साथ ये सर्च ऑपरेशन को ऑफिशियली यहीं पर सस्पेंड कर दिया जाता है। Australia, China and Malaysia have collectively decided to suspend the search. एक बात जरूर क्लियर थी और वो ये कि फ्लाइट 370 सदर्न इंडियन ओशन में कहीं क्रैश कर चुकी थी, जिसे बाद में मलेशियन और ऑस्ट्रेलियन सरकार ने भी अपने रिपोर्ट में माना था। पर क्योंकि इसका मलबा आज तक मिल नहीं पाया, इसलिए इस प्लेन के क्रैश करने का एग्जैक्ट रीजन हमें आज तक पता नहीं चल पाया। पर कई बार समय समय पे इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए कई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर्स और इंजीनियर्स सामने आए, जिन्होंने इस फ्लाइट को ढूंढने के लिए कई डिफरेंट थ्योरीज दी,
तो कहीं कुछ लोगों ने इस पूरे सीन को रिक्रिएट करके इसके एविडेंसेस को भी ढूंढने का प्रयास किया। इसी में से एक तरीका था ड्रिफ्ट एनालिसिस का, जहां ओशन करंट से ये पता करने की कोशिश की गई कि अगर प्लेन यहां क्रैश हुआ होगा तो इसके पार्ट्स ओशन करंट से ड्रिफ्ट करके कहां गए होंगे। इस एनालिसिस के मुताबिक प्लेन के कुछ पार्ट्स मडागास्कर और रियूनियन आइलैंड्स जैसे जगहों में पाए जाने चाहिए थे, और ऐसा हुआ भी। टिल डेट कुछ 31 आइटम्स है जो अफ्रीकन कोस्ट लाइन और आसपास के कुछ आइलैंड्स से हमें मिली है। क्लोज एग्जामिनेशन में पता चला कि इनमें से सिर्फ 3 पार्ट्स ऐसे थे जो फ्लाइट 370 के थे। आज 10 साल बाद भी ये पूरी इंसिडेंट दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन मिस्ट्री है, जिसे आज तक सॉल्व नहीं किया जा सका है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अभी भी हम सबके दिमाग में कि क्या हुआ इस प्लेन के साथ। कैसे एक बोइंग 777 जैसी मॉडर्न एयरलाइन, जो उस टाइम के सारे मॉडर्न सिस्टम्स के साथ इक्विप थी, वो अचानक इस सैटेलाइट ट्रैकिंग जैसे टेक्नोलॉजी वाले जमाने में ऐसे कैसे गायब हो गई। 10 साल बाद भी वो फैमिलीज जिनके अपने इस फ्लाइट में सवार थे, वो अब भी इस इंसिडेंट से मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। वो अभी भी अपने कई सवालों के जवाब तलाश रहे हैं कि क्या ये प्लेन कभी मिल भी पाएगा, क्या ये एक प्लान्ड इंसिडेंट था, क्या प्लेन हाईजैक किया गया था, या फिर क्या कैप्टन जहारी इस पूरी इंसिडेंट में इन्वॉल्व थे। 这是我们家境，就是说这一辈子就照着一张全家福。这是我大女儿，这是小女儿，这就是我儿子，他小名叫立苗。就是晚上睡不着的时候，我就要看这张照片。到他过生日这一天呢，我就拿出这个照片来。看到别人的孩子的时候，我就回家，我要拿出这个相片来，我要亲一下孩子。这就是这个照。Until today, we've not had a memorial for Patrick. I feel so bad for not having a memorial because, I know he's gone. They can't live in the ocean, all right? It's not fair to my children also if I keep holding on. So I decided actually this year to have a memorial for him and put something of his together with his mom. So they'll be together. Can't be ashes because I don't have him. So I've actually decided to put our wedding ring, his wedding ring, which we have.